वन हमारा चल रहा था और चैप्टर नंबर 1 में आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड और इसके मराहिल। ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है? बेसिकली साइंसी तहकीक के अंदर जो एक तहकीक आपके सामने आती है उस तहकीक को कहा जाता है साइंटिफिक मेथड। उस तहकीक के पीछे जो स्टेप्स होते हैं कि उस तहकीक को साबित किया जाए उसको कहा जाता है कि डिफरेंट स्टेजेस। साइंटिफिक मेथड के अंदर जो डिफरेंट स्टेजेस इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। यानी कि ये जो आपके पास किसी भी साइंसदान का कोई भी वर्क आप जो पढ़ते हैं थ्योरी या लॉ की सूरत में या प्रिंसिपल की सूरत में, वो ऐसे नहीं है कि रात में ख्वाब में उसने देखा और सुबह आके एक्सप्लेन कर दिया। हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो 4 डिफरेंट मराहिल से गुज़रता है, फिर जाके वो हम तक एक लॉ या प्रिंसिपल की सूरत इख्तियार करता है। तो ये साइंटिफिक मेथड भी हकीकत में क्या है, ये उन 4 मेथड्स की जुस्तजू में जो आप वर्क करते हैं उस वर्क को कहा जाता है साइंटिफिक मेथड, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखने चलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कहता है इट इज़ द स्पेसिफिक मेथड यूज्ड फॉर द ट्रुथ ऑफ some physical phenomena। ठीक है जी। ये वो मेथड है जो कि किसी भी फिनोमेने में कितनी सच्चाई है उसकी सर्च के लिए, उसकी पहचान के लिए जिस मेथड को हम अप्लाई करते हैं वो मेथड कहलाता है साइंटिफिक मेथड। अब इसकी डिफरेंट स्टेप्स हैं या डिफरेंट स्टेजेस हैं साइंटिफिक मेथड की। स्टेजेस ऑफ साइंटिफिक मेथड। 4 डिफरेंट स्टेजेस में वर्कआउट किया जाता है कि वो साइंटिफिक मेथड बन जाए। पहला स्टेप कहलाता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा स्टेप कहलाता है हाइपोथेसिस, तीसरा स्टेप कहलाता है थ्योरी और चौथा और आखिरी स्टेप कहलाता है साइंटिफिक लॉ। तो साइंटिफिक मेथड क्या है कि ऐसा मेथड जो कि किसी फिज़िकल फिनोमेने की हकीकत को जानने के लिए जो आप मेथड इख्तियार करते हैं उस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। और ये किसी भी फिनोमेने की हकीकत को जानने के लिए कितने स्टेप्स को, उस हकीकत को कितने स्टेप्स से गुजारना पड़ता है, 4 डिफरेंट स्टेजेस से साइंसदान का काम गुज़रता है और फिर जाके वो एक लॉ या प्रिंसिपल की सूरत में हमारे सामने आता है, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है तमाम बच्चों को? कोई कन्फ्यूजन, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो वो डिस्कस कर सकते हैं जी। साइंसी तहकीक जिन 4 मराहिल से गुज़र कर हमारे पास आती है उन चारों स्टेप्स को हम बारी बारी देखते हैं। पहला स्टेप है मेरे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ये ऑब्जर्वेशन सबसे बुनियादी स्टेप है। ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज़ को जो है बड़ी बारीक बीनी से देखने को कहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मैं सड़क पर, मेन सड़क पर एक स्टॉप पर खड़ा हो जाता हूँ, एक कॉपी को पकड़ के
और मैं ये काउंट करता हूँ कि 1 घंटे के अंदर इस मेन सड़क से सफ़ेद कलर की कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ठीक है जी, मैंने नोट किया भाई 1 घंटे में सफ़ेद कलर की 40 गाड़ियाँ गुजरी। तो ये क्या है? ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है जी, एक और बंदा खड़ा हुआ था, उसने भी यही टाइम स्लॉट इख्तियार किया, आपसे थोड़ी दूर जाके खड़ा हो गया। उसने नोट किया कि 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर 42 जो है वो 42 सफ़ेद गाड़ियाँ गुजरी। उस बंदे की ऑब्जर्वेशन अपनी थी, आपकी ऑब्जर्वेशन अपनी है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जर्वेशन का अमल है, किसी भी चीज़ को बारीक बीनी से देखने का अमल है, ये हर बंदे की अपनी सलाहियत पर डिपेंड करता है। कुछ बंदे का ऑब्ज़र्व करने के बाद नताइज कुछ और आते हैं, और कोई दूसरा तीसरा बंदा उसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेगा तो वो डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्ज़र्वेशन पर्सन टू पर्सन क्या होती है, वेरी करती है। ये जो लफ्ज़ वेरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपको जुमले से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मैंने कहा पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। वेरी, VARY वेरी है, जिसका मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है जी, चेंज होती है ऑब्जर्वेशन। ज़रूरी नहीं है कि हर एक की ऑब्जर्वेशन एक जैसी हो। चलते हैं अब इसके बारे में लिखते हैं। लिखिए मेरे बच्चों, ऑब्जर्वेशन इज़ द बेसिक, ऑब्जर्वेशन इज़ द बेसिक टूल for elaborating any phenomena, किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जो बुनियादी मेथड इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेसिक टूल फॉर एलैबोरेटिंग एनी फिनोमेना, बट it may vary from, कहाँ may vary? ठीक है, वेरिएशन आ सकती है। it may vary from person to person according to, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और आगे बता दिए क्यों वेरी कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हिज own skills of elaboration, यानी किसी भी चीज़ को एलेबोरेट करने के लिए उसकी एक अपनी एक ख़ास नॉलेज होगी, जिसकी बुनियाद पे वो क्या करेगा? फिज़िकल फिनोमेनास को एलेबोरेट करेगा। तो ये पहला मेथड था हमारा जिसमें ऑब्जर्वेशन, और ये सबसे बेसिक मेथड है। तो पहला स्टेप साइंटिफिक मेथड में, यानी कि किसी भी फिज़िकल फिनोमेना की हकीकत के सर्च के लिए जो आप मेथड इख्तियार करते हैं वो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसलिए लिखवाया कि ऑब्जर्वेशन बेसिक टूल है, यानी बुनियादी जो है वो आपके पास हथियार है किसी भी फिनोमेने की हकीकत को जांचने के लिए। स्टेप नंबर 2 का नाम बता चुके हैं आपको कि सेकंड स्टेप होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को उर्दू में कहते हैं मफरूज़ा। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मफरूज़ा, यानी कि ये फ़र्ज़ी हैसियत रखता है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है जी, तो इसको ट्रायल आइडिया कहते हैं हम बेसिकली। ये सही भी हो सकता है, यानी ऑब्जर्वेशन जब हाइपोथेसिस पर आती है सेकंड स्टेप पर, तो अगर हाइपोथेसिस उसको सपोर्ट कर देती है तो फिर तो तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस अगर सपोर्ट नहीं करती तो हम क्या करते हैं? फिर ऑब्जर्वेशन की तरफ दोबारा लौटते हैं। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन दुरुस्त नहीं है। तो साइंसदान क्या करता है? ऑब्ज़र्व करने के बाद साइंसदान उसके ऊपर सोचता है। ठीक है, सोचता है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करता है, अपने कोवर्कर्स के साथ बैठ के कोवर्कर्स को टास्क देता है, कोवर्कर्स भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर इन सब के एक्सपेरिमेंट्स के नताइज एक जैसे आ जाएं, एक जैसे इनके नताइज आ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि अब आप हाइपोथेसिस
को मुकम्मल कर चुके हैं और अब आप किस जानिब जा रहे हैं, थ्योरी की जानिब जा रहे हैं। चलते हैं हाइपोथेसिस की डेफिनेशन को लिखने जा रहे हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग द फिनोमेना, आफ्टर ऑब्जर्विंग द फिनोमेना scientist thinks over it, ठीक है, उसके मुताबिक सोचता है, and carries out relevant experiments for the nature of the carries out relevant experiment for the nature of the phenomena. हाइपोथेसिस इज द ट्रायल आइडिया, ठीक है जी। और नीचे लिख देते हैं कि हाइपोथेसिस जो होता है वो ट्रायल आइडिया होता है, यानी कि ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है मेरे बच्चों। 2 स्टेप्स आपके पास आ चुके हैं। ऑब्जर्वेशन पहला स्टेप होता है, दूसरा स्टेप हाइपोथेसिस। ऑब्जर्व करने के बाद साइंसदान क्या होता है, साइंसदान ऑब्ज़र्व की हुई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स करता है अपने साथी वर्कर्स के साथ मिलकर, और अगर अच्छे नताइज आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, और अगर अच्छे नताइज नहीं आते तो इसका मतलब है कि दोबारा फर्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन में खामियां रह गई हैं, ठीक है मेरे बच्चों। ये 2 स्टेप हो गए आपके पास। तीसरा स्टेप हमारा थ्योरी का है। हाइपोथेसिस से अब आप थ्योरी पर जाते हैं। जब हाइपोथेसिस को मुख्तलिफ हवालों से मतलब ये कि मुख्तलिफ साइंसदानों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, जब हाइपोथेसिस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मुख्तलिफ साइंसदानों की तरफ से, तो इसका मतलब ये है कि अब आप कहाँ जा रहे हैं, अब आप थ्योरी की तरफ जा रहे हैं। हाइपोथेसिस को सपोर्ट मिल रहा है मुख्तलिफ साइंसदानों की तरफ से, यानी बहुत से साइंसदानों ने किसी एक फिनोमेने पर तजर्बात किए और सबके तजर्बात का नताइज एक जैसे आना शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये है कि अब हाइपोथेसिस कामयाब हो गया और आप थ्योरी की तरफ जा सकते हैं। तो लिखते हैं when the hypothesis is supported by a large number of different types of experiments, then it will become a theory। तो अब हाइपोथेसिस क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाता है। A good theory predicts new facts and figures। और थ्योरी अगर बहुत अच्छी है तो वो आपको थ्योरी नई नई चीज़ें आपके सामने लाएगी। तो जब हाइपोथेसिस को मुख्तलिफ साइंसदानों से मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात से सपोर्ट मिला तो वो हाइपोथेसिस किस में कन्वर्ट हो गया, थ्योरी के अंदर कन्वर्ट हो गया। और एक अच्छी थ्योरी हमेशा आपको
अच्छे नताइज देती है। ठीक है जी, तो ये तीसरा स्टेप था हमारा जिसमें हमने थ्योरी को डिस्कस किया। चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ, और चौथा स्टेप क्या है? साइंटिफिक लॉ। अब थ्योरी को भी बार बार टेस्ट करना है, बार बार टेस्ट करना है। थ्योरी अगर बार बार टेस्ट करने के बाद आपको नताइज बहुत अच्छे दे रही है, वही नताइज जिसके बारे में यहाँ जिक्र हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनली अब ये थ्योरी लॉ की शक्ल इख्तियार कर गई है, और अब आप इस थ्योरी को मार्केट के अंदर पब्लिश कर सकते हैं और ये एक ऑथेंटिक शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो लिखते हैं, when theory is tested again and again, when theory is tested again and again and is found fit according to facts and giving valued predictions, then it will become a साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल। तो ये लॉ या फिर प्रिंसिपल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। थ्योरी को भी बार बार टेस्ट किया जाता है, और अगर ये थ्योरी हालात और वाक़यात जो कि थ्योरी के अंदर बयान किए गए हैं उनके मुताबिक बार बार टेस्टिंग में नताइज ये वही देती है, इसके नताइज तब्दील नहीं होते, तो हम कहते हैं कि अब ये एक लॉ या प्रिंसिपल की शक्ल इख्तियार कर गई है, और अब आप इसको पब्लिश कर सकते हैं और दुनिया इस तहकीक से फ़ायदा उठा सकती है। ठीक है मेरे बच्चों, ये था हमारा टॉपिक। कौन सा? साइंटिफिक मेथड। क्या टॉपिक था साइंटिफिक मेथड? जिसमें हमने आपको बताया कि किसी भी साइंसी तहकीक की हकीकत को मालूम करने के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उस मेथड को कहा जाता है साइंटिफिक मेथड। और ये हकीकत 4 डिफरेंट स्टेजेस से गुज़रती है। पहली स्टेज ऑब्ज़र्वेशन होती है। ऑब्ज़र्वेशन बड़ी बुनियादी हैसियत रखती है किसी भी फिनोमेना में उसकी सच्चाई को जानने के लिए। ऑब्ज़र्वेशन के बाद हाइपोथेसिस आता है। हाइपोथेसिस एक ट्रायल पीरियड होता है। हम ऑब्ज़र्वेशन को साबित करने के लिए मुख्तलिफ़ साइंसदान सर जोड़कर बैठते हैं और उससे रिलेटेड तहकीक करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ख़ुद भी करते हैं, अपने साथ जो दूसरे साइंसदानों को लगाते हैं वो भी वर्किंग करते हैं, और इस वर्किंग को इस बुनियाद पे करते हैं कि या तो ये वर्किंग सही हो सकती है या गलत हो सकती है। फिर थ्योरी की तरफ आते हैं। फिर साइंसदानों को क्या होता है, नताइज कैसे आना शुरू होते हैं। एक्सपेरिमेंट जब हाइपोथेसिस में किए तो नताइज सब साइंसदानों के, मेजॉरिटी साइंसदानों के सेम नताइज आना शुरू होते हैं। तो जब सेम नताइज आना शुरू होते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, अब हम थ्योरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट जो होते हैं साइंसदानों के वो अच्छे और सेम आना शुरू होते हैं। और अगर एक थ्योरी होती है वो थ्योरी हमेशा नई चीज़ें बयान करती है। फिर हम थ्योरी को बार बार टेस्ट करते हैं, यानी कि साइंटिफिक लॉ की बात कर रहे हैं, बार बार टेस्ट करते हैं। बार बार टेस्ट करने के बाद अगर वो बताए गए नताइज दे रही है, हर एंगल से टेस्ट करते हैं और हर एंगल से टेस्ट करने के बाद वो बताए हुए नताइज अगर दे रही है तो इसका मतलब ये है कि अब हम ये पूरी की पूरी जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन थी किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में, किसी भी फ़िज़िकल फिनोमेना के बारे में या किसी भी फिनोमेना के बारे में, तो हम उसको मुकम्मल कर चुके हैं। अब ये लॉ की शक्ल इख्तियार कर गई है, प्रिंसिपल की शक्ल इख्तियार कर गई है, और आवाम की जानिब आप इसको पब्लिश
कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों।